नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 दिसंबर सन 2024। तृतीया तिथि आज दोपहर 1:11 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अब 1 साल में ही कर पाएंगे बीएड की डिग्री। 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना होगी जारी। हरियाणा में बिजली के लिए मोबाइल की तरह करना होगा रिचार्ज। करीब 3 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की गाइडलाइंस हुई जारी। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। भिवानी मुंबई के बीच दौड़ेगी सुपरफास्ट ट्रेन। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के आवेदन की तिथि बढ़ी। 5 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म निःशुल्क होंगे जमा, तो वहीं 10 तारीख से 1000 रुपये जुर्माना। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी। सभी नहरों, नालों व रजबाहों की रिमॉडलिंग योजना तैयार करने के आदेश भी जारी। हरियाणा परिवहन मंत्री ने दिए अहम निर्देश। बसों और दिव्यांग नागरिकों की सुविधाओं पर दिया जाए विशेष ध्यान। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार। पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटी, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद जारी। अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 हुआ पास। तंबाकू सिगरेट हो सकते हैं महंगे। इन पर जीएसटी 28% से बढ़कर 35% होने की उम्मीद। 21 दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है अहम फैसला। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपडेट। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के लोक नृत्यों से गूंजे ब्रह्म सरोवर के घाट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सभी मैदानी राज्यों में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में ठंड तेज हो जाएगी। अब की बार दिसंबर महीने के पहले पखवाड़े में 3 से 4 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे कि ठंड में हल्का इजाफा देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरे सप्ताह से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा और पूरे इलाके में कंपकपाती ठंड का दौर शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी दिनों में सभी मैदानी राज्यों हरियाणा समेत दिल्ली, एनसीआर में ज्यादा ठंड पड़ेगी। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर अब 8 दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 6 दिसंबर तक उत्तरी व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने में, रात्रि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी तथा कहीं कहीं अल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। परंतु 7 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हवाओं में बदलाव होगा, जिससे कि उत्तर पूर्वी हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना से राज्य में 7 व 8 दिसंबर को आंशिक बादलवाई की भी संभावना जताई गई है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड में लेखा सहायक व कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर 31 मार्च 2025 तक की जा रही है। उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंसल्टेंट के पदों के लिए आवेदक बीएससी एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर हो तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वहीं लेखा सहायक के पदों के लिए आवेदक बीकॉम धारक होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। साथ ही एमकॉम पास उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2024 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। दूषित पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए झज्जर जिले में एक नया प्रयास किया जाएगा। इसके तहत जिले के 6 गांवों में लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पंचायत विभाग ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं और ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां हटते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दूषित और खराब पानी को दोबारा उपयोग में लाने के काबिल बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गाँव के दूषित और खराब पानी का ट्रीटमेंट कर उसे अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लायक बनाया जाएगा। खासकर खेती के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना रहेगा। पंचायत विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए जून 2025 की समय सीमा निर्धारित की गई है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज मुक्ति समेत 12 मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। किसान पैदल ही हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाएंगे। किसानों के मार्च को देखते हुए मंगलवार को हरियाणा सरकार ने एक रिव्यू मीटिंग की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। सीएम सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा में 100% फसल की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान किया है और हम फसलों का एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। सरकार
सरकार किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दे रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों से एमएसपी को बढ़ाया है। किसानों तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा भी पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा भी समय पर दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसानों को फसल का कितना मुआवजा दिया, इसका भी आकलन होना चाहिए। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे फसलों पर कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग न करें। पंजाब में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फसल में खाद और पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी संगठनों से अनुरोध करता हूं कि किसानों को इसके बारे में जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार हिंदुस्तान की बिजली वितरण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसी योजना के तहत हरियाणा में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले चरण में सरकारी कर्मचारियों के घर से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में आम उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर को रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड बिजली मीटर का इस्तेमाल करने से पहले उसका भुगतान करने की एक प्रणाली होगी। इसमें बिजली का इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ता को बिजली वाउचर या फिर टोकन खरीदना होगा। इन वाउचर को मीटर में डालकर बिजली आपूर्ति को चालू किया जा सकेगा। बिजली वाउचर खत्म होने के बाद बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने के लिए नए वाउचर खरीदने होंगे। मोबाइल में जिस तरह से हम वैल्यू पैक लेते हैं, ठीक उसी तरह बिजली मीटर में जितना यूनिट चाहिए उतना रिचार्ज कर सकेंगे। यूनिट पूरी होते ही बिजली बंद हो जाएगी। इससे पहले 2 से 3 अलर्ट मैसेज मोबाइल पर भी आएंगे। स्मार्ट मीटर में खास बात यह रहेगी कि इसे मोबाइल की तरह ही रिचार्ज करना होगा। जितना रिचार्ज उपलब्ध होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। इससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। मीटर की स्क्रीन पर उपभोक्ताओं को मौजूदा बिजली, शेष बिल और खपत के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी। बिजली का लोड बढ़ने पर मीटर में अलार्म भी बजेगा, जिससे कि उपभोक्ता को तुरंत जानकारी मिल पाएगी और खपत को कम कर सकेगा। सबसे पहले प्रीपेड मीटर सरकारी महकमों में लगाए जाएंगे, फिर घरेलू व व्यावसायिक कनेक्शनों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। एग्रीकल्चर कनेक्शन को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। सीटेट एग्जाम 2024 के लिए आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सीबीएसई द्वारा ऐसे सभी उम्मीदवारों की सहूलियत को देखते हुए परीक्षा शहर का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, वह सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से अपने लिए परीक्षा के शहर का पता लगा सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हर साल 2 बार सीटेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। पहली परीक्षा जुलाई के महीने में और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित करवाई जाती है। जो उम्मीदवार पेपर 1 को पास करते हैं, वह 1 से 5 तक के शिक्षक के पद के लिए योग्य माने जाते हैं, जबकि जो उम्मीदवार पेपर 2 को पास करते हैं, वह कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक पद के योग्य होते हैं। नए नियमों के मुताबिक सीटेट प्रमाण पत्र की पात्रता जीवन भर रहती है। कुल 150 अंकों की इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक यानी कि 90 अंक लेने जरूरी होते हैं। तो वहीं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 55% अंक यानी कि 82 अंक लेने के आवश्यक होते हैं। परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे ने एक नई ट्रेन की सौगात दी है। भारतीय रेलवे ने भिवानी से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखा दी है। यह ट्रेन बीच रास्ते में कई राज्यों से होकर मुंबई सेंट्रल तक अपना सफर तय करेगी। यह ट्रेन भिवानी जिले समेत आसपास के कई जिलों के यात्रियों को राजस्थान और गुजरात के मुख्य स्टेशनों पर ठहराव करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल से सीधा जोड़ने का काम करेगी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि अलवर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल से भिवानी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 3, 6, 10, 13 व 17 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे अलवर और दोपहर 1 बजे भिवानी पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन 4, 7, 11, 14 व 18 दिसंबर को दोपहर 2:45 पर भिवानी से रवाना होकर शाम 6:43 पर अलवर और अगले दिन शाम 4:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, कोसली और चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 09001 मुंबई सेंट्रल भिवानी सुपरफास्ट ट्रेन बीच रास्ते 27 स्टेशनों पर ठहराव करते हुए 25 घंटे 45 मिनट में 1467 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
अब आप एक साल में भी बीएड कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड के प्रारूप और पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर से 1 साल का होने जा रहा है। बीएड कॉलेजों के लिए साल 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के नियमों व मापदंड में बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में 65 एचसीएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसके बाद इस भर्ती से जुड़ा एक घोटाला सामने आया था। आपको बता दें कि इससे जुड़े कथित घोटाले को लेकर 2002 में दाखिल की गई याचिका का अब 23 साल के बाद निपटारा होने जा रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से याचिका पर आखिरी बहस के लिए अब 21 जनवरी 2025 को सुनवाई तय की गई है। 2002 में जब एचसीएस पदों के लिए नियुक्ति की गई थी, तब इन नियुक्तियों को कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल ने चुनौती दी थी। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल ने इन नियुक्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन चौटाला सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर अपने चहेतों को नियुक्ति दी है। जिनके परीक्षा में कम अंक थे, उनके इंटरव्यू में ज्यादा अंक दिखाकर नियुक्त किया गया है। जांच में भी धांधली का खुलासा हुआ। ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से 21 जनवरी 2025 को आखिरी बहस के लिए सुनवाई तय की गई है। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा यानी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सत्र 2024-25 की 1 जनवरी से शुरू हो रही प्रैक्टिकल एग्जाम, आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्यों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल यह सुनिश्चित करें कि प्रयोगात्मक परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं की तैयारी और आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्य समय पर पूरा हो। इसके अलावा परीक्षा की तिथि की जानकारी अभिभावकों को जरूर दी जाए। कक्षा 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों के द्वारा ही संचालित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से आए शिल्पकार और कलाकारों ने पवित्र ब्रह्म सरोवर तटों की फिजा ही बदल दी है। दिन भर शिल्प व लोक कला की धूम चारों तरफ मची हुई है, तो पर्यटक भी भरपूर इसका आनंद उठा रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर पर्यटक थिरकते रहे, तो ब्रह्म सरोवर की घाट भी लोक नृत्यों व वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजते रहे हैं। सुबह से देर शाम तक ब्रह्म सरोवर की घाटों पर अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक रंग पर्यटकों को देखने को मिले, तो वहीं जमकर खरीदारी भी की जा रही है। शिल्पकारों से लेकर लोक कलाकार व पर्यटकों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने अपने राज्य की कला का बखूबी बखान कर रहे हैं। पर्यटकों को भी ब्रह्म सरोवर के तट पर लोक संस्कृति को देखने का अवसर मिल रहा है। गीता महोत्सव में लग रहे सरस और शिल्प मेले में विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिल्पकारों के हाथों की अनोखी कारीगरी से ब्रह्म सरोवर का पावन तट सजा हुआ है। मेले में इन शिल्पकारों की हाथ की कला को देखकर महोत्सव में आने वाले प्रत्येक पर्यटक हैरान है। महोत्सव में सपेरों का बीन बाजा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनकी धुनों पर पर्यटक थिरकते हुए नजर आए। महोत्सव में राजस्थान की लोक कला कालबेलियों और बीन बाजा की धुनें भी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। कालबेलियों की लोक कला एवं कालबेलिया नृत्य को साल 2010 में केन्या के नैरोबी में यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। बीन बाजा पार्टी के सपेरों की पारंपरिक पोशाक, बीन, चिमटा, ढोलक, तुम्बी आदि वाद्य यंत्रों की धुन ने दर्शकों का मन मोह लिया है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा है कि नहरी पानी का न्यायोचित बंटवारा व हर टेल तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश की सभी नहरों, नालों व रजबाओं की रिमॉडलिंग व पुनर्सुधार की योजना तैयार की जाए। इसके अलावा नहरों में सतत व गाद व खरपतवार साफ करने का भी एक अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से वे फील्ड में तैनात सभी अधीक्षक, अभियंताओं व एसडीओ के साथ नियमित आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत करेंगे, ताकि धरातल पर समस्याओं की जानकारी व फीडबैक लिया जा सके। जहाँ पर नहरों की रिमॉडलिंग व पुनर्सुधार का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और विभाग के मैनुअल कोड के अनुसार ही निर्माण सामग्री की नियमित सैंपलिंग ली जाए और उसकी लैब में जांच करवाई जाए। बैठक में मंत्री को जानकारी दी गई कि रिमॉडलिंग में पूरी नहर का निर्माण होता है, जबकि पुनर्सुधार में बड़ा बदलाव नहीं होता है, बल्कि विशेष मरम्मत की जाती है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी नहरों को इंटरलिंक करने के लिए भी एक ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिससे कि पानी की उपलब्धता में बढ़ोतरी तो होगी ही, वहीं भूजल रिचार्ज में भी सुधार होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में संचालित सभी बसों का गहन निरीक्षण किया जाए और जो बसें कंडम अवस्था में पहुंच गई हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से सेवा से हटा दिया जाए। साथ ही दिव्यांग नागरिकों की सुविधा के लिए हर बस अड्डे पर एक व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि दिव्यांग जनों को यात्रा में कोई असुविधा न हो पाए। यह निर्देश हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक खेमका भी उपस्थित रहे। श्री अनिल विज ने पिछले दिनों कैथल बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया
गया था, जिसमें सफाई और रखरखाव में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। अनिल विज ने दिव्यांगों की परेशानी को महसूस करते हुए प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर व्हीलचेयर लगाने के आदेश ट्रांसपोर्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को दे दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी नियमित एवं गुरुकुल विद्यापीठ वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। पहले 3 दिसंबर अंतिम तिथि थी, अब 2 दिन बाद बढ़ाकर यानी 5 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 6 से 9 दिसंबर और 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित 10 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि परीक्षा आरंभ होने पर फोटो हस्ताक्षर संबंधी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी। सेंसेक्स 597 अंक की तेजी के साथ 80,845 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 181 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 24,457 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। अडानी पोर्ट निफ्टी का टॉप गेनर रहा, वहीं भारतीय एयरटेल टॉप लूजर रहा। HDFC बैंक, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो एंड एक्सिस बैंक ने बाजार को ऊपर चढ़ाया, जबकि भारतीय एयरटेल, ITC और सन फार्मा ने सेंसेक्स के गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 16 रुपए बढ़कर 76,324 रुपए पर बंद हुआ। चांदी 1369 रुपए बढ़कर 89,980 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,450 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,930 रुपए पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।